पुणे शहर की रातें अक्सर अपनी एक अलग ही रोशनी में जीती है। कल्याणी नगर के पबों से आती धीमी बीट, फर्ग्यूसन कॉलेज रोड पर देर रात तक खुली रहने वाली चाय की दुकानें और हिंजवड़ी की भागदौड़ से थकी हुई आईटी भीड़, ये सब मिलकर पुणे को एक जिंदादिल पहचान देते थे। लेकिन ये कहानी शहर के भीतर की नहीं है। ये कहानी उस जगह की है जहां पुणे की जिंदादिली दम तोड़ देती है, जहां शहर की जगमगाहट खत्म होते ही एक गहरी, काली और सदियों पुरानी चुप्पी रास्ता घेर लेती है। ये कहानी है पुणे बेंगलुरु नेशनल हाईवे के उस हिस्से की जिसे आम बोलचाल में लोग शापित मोड़, द कर्स टर्न कहते हैं। हमारे 3 किरदार आर्यन, सान्या और रितेश पुणे की मॉडर्न इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र थे। आर्यन, जो तर्क और विज्ञान पर अडिग विश्वास रखता था, हर बात को लॉजिक से तोलता था। सान्या, शांत, संवेदनशील और हल्की सी धार्मिक, हमेशा अपनी छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस की सुनती थी। और रितेश, ड्राइवर सीट का मालिक, सबका हौसला और जिंदादिल मजाकिया दोस्त। ये रात 3 दोस्तों की शर्त की रात थी। अरे रितेश, तू इतना डरता है क्या? सोशल मीडिया पर यह सब बकवास है। पुणे हॉन्टेड हाईवे, लेडी इनवाइट, सब अटेंशन पाने के लिए किया जाता है, आर्यन ने कहा अपने फोन पर मैप चेक करते हुए। उनकी पुरानी खटारा सफेद रंग की मारुति वैन भूतों की गाड़ी के नाम से मशहूर रात के 12 बजते ही शहर की सीमा पार कर रही थी। डरता नहीं हूं यार, रितेश ने अपनी आवाज में हल्की घबराहट छुपाते हुए कहा। लेकिन वो जो एक बस एक्सीडेंट हुआ था ना वहां 6 महीने पहले, 25 लोग एक ही रात में, उसकी बात सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। सान्या, जो पिछली सीट पर चुपचाप बैठी थी, अचानक बोली, वहां जो भी होता है वो इंसानी गलती नहीं होती। हाईवे पर इतनी शांति क्यों है इस समय? कोई ट्रक नहीं, कोई गाड़ी नहीं। सच में जैसे ही उन्होंने मुहाना गांव का साइन बोर्ड पार किया था, सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही लगभग शून्य हो गई थी। सड़क चौड़ी थी, लेकिन दोनों तरफ ऊंची घनी कंटीली झाड़ियां और अंधेरा इतना गहरा था कि रितेश की तेज हेडलाइट्स भी उसे चीर नहीं पा रही थी। लगभग 15 मिनट तक वे एक अजीबोगरीब सन्नाटे में गाड़ी चलाते रहे। रितेश ने अपनी पुरानी प्लेलिस्ट चालू की, लेकिन कुछ ही सेकंड में रेडियो सिग्नल कटने लगा। गाने की आवाज खरखराती हुई एक तीखी, भयानक फुसफुसाहट में बदल गई। बंद कर, ये क्या है? आर्यन ने चिढ़कर कहा। रितेश ने घबराकर बटन दबाया। पता नहीं, नेटवर्क चला गया। पुणे के पास नेशनल हाईवे पर भी नेटवर्क जाता है क्या? यहां मोबाइल का भी नेटवर्क नहीं है, सान्या ने कहा। उसकी आवाज में अब चिंता साफ झलक रही थी। वो अपनी सीट पर थोड़ा सिकुड़ गई थी। मुझे बहुत ठंड लग रही है। बाहर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए था, लेकिन कार के अंदर एक बर्फीली शीतलता फैल गई थी। ये ऐसी की ठंड नहीं थी, ये हड्डियों तक जम जाने वाली अजीब सी ठंडी थी। आर्यन ने अपने हाथ रगड़े। देखो सान्या, तापमान अचानक गिर सकता है, पहाड़ी इलाका है। तुम लोग बस भूत प्रेत का माहौल मत बनाओ। मैं माहौल नहीं बना रही, आर्यन, सान्या ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम सब एक बहुत पुरानी और उदास आग के नीचे चल रहे हैं। अचानक कार ने एक जोरदार झटका खाया। क्या हुआ? रितेश ने ब्रेक पर पैर रखते हुए पूछा। पंचर हो गया क्या? आर्यन ने अपनी सीट बेल्ट खोली। नहीं, पंचर नहीं। आवाज कुछ और थी। रितेश ने गियर न्यूट्रल किया और एक्सेलरेटर दबाया। इंजन की आवाज आई, लेकिन कार एक इंच भी आगे नहीं बढ़ी। स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? रितेश ने माथे से पसीना पोंछा। अभी तो ठीक थी। आर्यन दरवाजा खोलकर बाहर निकला। सड़क पर पूरी चुप्पी थी। टॉर्च की रोशनी में उसने टायर चेक किए। टायर सही थे। उसने हुड खोला और इंजन की तरफ देखा। बैटरी कनेक्शन ढीला लग रहा है। 2 मिनट दो, मैं इसे ठीक करता हूं।
सान्या ने कार के शीशे से बाहर झांका। उसे लगा जैसे झाड़ियों के पीछे किसी ने आंख झपकाई हो। उसने आर्यन को बुलाना चाहा, पर आवाज गले में ही अटक गई। आर्यन, वापस आ जाओ। रितेश ने घबराकर कहा, मुझे ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। आर्यन, जो जमीन पर झुककर इंजन के तारों को कस रहा था, अचानक रुक गया। उसे अपने कान के पास, ठीक अपने पीछे, एक बहुत धीमी मगर स्पष्ट सांस की आवाज सुनाई दी। सांस जैसे कोई बरसों से भूखा प्राणी पहली बार हवा खींच रहा हो। उसने डर के मारे धीरे से गर्दन घुमाई। टॉर्च की पतली रोशनी में उसने देखा कि उससे महज 1 फीट की दूरी पर सड़क के किनारे एक बच्चा खड़ा था। नहीं, वो बच्चा नहीं था। वो बच्चों जैसा कुछ था। उसकी त्वचा एकदम सफेद थी, जैसे संगमरमर की बनी हो, लेकिन उसमें धूल और काई के गहरे निशान थे। वो नग्न था और उसके काले घुंघराले बाल उसके पतले शरीर को ढक रहे थे। उसकी आंखें वे थी जो आर्यन को अंदर तक जमा गई। उन आंखों में कोई पुतली नहीं थी। वे बस 2 गहरे पानीदार काले गड्ढे थे। वो आकृति धीरे धीरे आर्यन के चेहरे के पास झुकी। उसके ठंडे अजीब से होंठ खुले और उसमें से एक आवाज निकली जो बच्चों की किलकारी और पानी के अंदर आती अजीब सी गड़गड़ाहट का मिश्रण थी। आप मुझे ले जाएंगे? आर्यन की पूरी बॉडी सुन्न हो गई। उसके तर्क, उसका विज्ञान, उसकी सारी समझ धड़ाम से गिर गई। ये चीज वहां नहीं होनी चाहिए थी। वो चीख मारकर उठा, इंजन का हुड पटका और कार के अंदर कूद गया। चलाओ, चलाओ इसे, रितेश। आर्यन हाफ रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी, जैसे अभी अभी वो कोई मैराथन दौड़ कर आया हो। रितेश ने घबराकर चाबी घुमाई। क्या हुआ? कौन था वो? कोई बच्चा था, सफेद। बस चलाओ। रितेश ने बार बार चाबी घुमाई। इंजन एक बार फिर गरजा, फिर खांस कर शांत हो गया। नहीं हो रहा। रितेश लगभग रोने लगा। सान्या ने पीछे से आवाज दी। उसकी आवाज में पूरी तरह से आतंक था। रितेश, शीशे में देखो। बाहर की तरफ से उस सफेद आकृति ने धीरे से कार के पीछे वाले शीशे पर अपनी उंगलियां चलाई। उंगलियां नहीं, वे लंबी, हड्डीदार, नुकीली चीजें थी। जैसे ही वो आकृति पीछे के शीशे पर उंगली फेर रही थी, कार के अंदर वो बर्फीली ठंड और बढ़ गई। सान्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रार्थना करने लगी। आर्यन ने अपनी जेब से एक बड़ा रिंच निकाला। अगर ये भूत है तो मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन अगर कोई सिरफिरा आदमी है तो। इससे पहले कि आर्यन दरवाजा खोल पाता, सान्या ने एक ऐसी चीख मारी कि उनकी सांसें रुक गई। आर्यन, हिलना मत, सांस मत लो। आर्यन और रितेश दोनों ने अपनी जगह फ्रीज कर दी। सान्या उनकी तरफ नहीं, बल्कि कार की छत की तरफ देख रही थी। कार की छत, जो थोड़ी पुरानी थी, उस पर छत के कवर में एक पतला सा, लगभग कटा हुआ छेद था। उस छेद के पास अब एक काली परछाई बन रही थी। फिर धीरे धीरे उस छेद से एक उल्टा घुमा हुआ हाथ नीचे लटका। यह हाथ सफेद नहीं था। यह भयानक रूप से काला और सिकुड़ा हुआ था, जैसे किसी को गर्म तेल में उबाल दिया गया हो। उसकी उंगलियां कार के अंदर की हवा को टटोल रही थी। और फिर उस हाथ की उंगलियां आर्यन के ठीक बगल में, जहां दरवाजे और सीट के बीच थोड़ा गैप था, वहां रेंगने लगी। खर्रर खर्रर। उंगलियां दरवाजे के लॉक की तरफ बढ़ रही थी। लॉक कर, रितेश चिल्लाया। वो लॉक है। आर्यन ने अपनी आवाज को कंपाते हुए कहा। उंगलियां लॉक के पास पहुंची, लेकिन लॉक के ऊपर नहीं गई। वे लॉक के ठीक नीचे सीट के कवर को कुरेदने लगी। अचानक कार का इंजन एक जोरदार झटके के साथ चालू हो गया। रितेश बिना सोचे समझे पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबा दिया। कार चीखती हुई
टायर घिसटते हुए आगे भागी। रितेश ने शीशे में पीछे देखा। वो सफेद बच्चा अभी भी वहां खड़ा था, लेकिन अब वो हंस रहा था। उसकी हंसी की आवाज हवा में गूंजती हुई उन्हें सुनाई दी। हम बच गए, हम बच गए। रितेश खुशी और आतंक के मिश्रण में चिल्लाया। नहीं रितेश, अभी नहीं, सान्या ने धीरे से कहा। आर्यन और रितेश ने सान्या की तरफ देखा। सान्या की आंखें पूरी तरह से छत पर टिकी थी। और फिर आर्यन की नजर भी ऊपर गई। जो काला हाथ पहले छत से लटक रहा था, वो अब गायब हो गया था। लेकिन छत का जो छोटा सा छेद था, वो अब बड़ा हो गया था। और उस बड़े छेद से उन्हें साफ साफ दिखाई दिया कि कार के ऊपर उस रात के अंधेरे में कोई दौड़ रहा था। दौड़ने की आवाज एक तेज धमक की तरह सीधे उनकी रीढ़ की हड्डी में उतर गई। रितेश ने ब्रेक पर पैर रखा। कार चीखी और एक जोरदार झटका खाकर सड़क के बीचों बीच रुक गई। रुको, क्या हुआ? आर्यन ने लगभग चिल्लाकर पूछा। रितेश की आंखें कार के डैशबोर्ड पर टिकी थी। उसने धीरे से टॉर्च उठाई और डैशबोर्ड पर फोकस किया। डैशबोर्ड पर एक पतली सी गीली निशान था, जैसे किसी ने उस पर अपनी उंगली से लिखा हो। अक्षर टेढ़मेढ़े थे, लेकिन साफ साफ पढ़ने में आ रहे थे। वे हिंदी में लिखे थे। आप मेरा नाम जानते हैं? इससे पहले कि तीनों में से कोई कुछ कर पाता, कार की पिछली खिड़की पर जहां सान्या बैठी थी, एक जोरदार मुक्का पड़ा। शीशा टूटने की आवाज नहीं आई, लेकिन धातु के मुड़ने की तेज और घिनौनी आवाज आई। और जब रितेश ने डर के मारे शीशे में देखा, तो उसे अपने ही चेहरे का एक भयानक विकृत प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन दिखाई दिया। प्रतिबिंब जिसमें आंखें खाली और होंठ खिंचे हुए थे, और जो उसके कानों में फुसफुसा रहा था। भागो मत यात्री, ये मोड़ मेरा है। कार के टायर के नीचे से अब गर्म हवा के बजाय गीली मिट्टी और पानी की गंध आने लगी थी, और इंजन फिर से शांत हो गया था। बाहर का सन्नाटा अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और भरा हुआ लग रहा था। वे समझ गए थे, वो बच्चा, वो काला हाथ और ये शापित मोर, ये कोई भूत नहीं था। ये कुछ ऐसा था जो उनकी दुनिया के नियमों को नहीं मानता था। और अब वे इस महामार के शिकार बन चुके थे।